हेलो नेट एस्पायरेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डेमोक्रेटिक मॉडल की जो सिर्फ इलेक्शन या मेजोरिटी वोट पे फोकस नहीं करता है, और वो है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। ये मॉडल कहता है कि सिर्फ वोट डालना ही डेमोक्रेसी नहीं है, बातचीत करना भी डेमोक्रेसी है। इस लेक्चर में हम समझेंगे डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी क्या है, कैसे ये लिबरल और पार्टिसिपेटरी मॉडल से अलग है, और एग्जाम में इससे कैसे टैकल करना है आपको विद एग्जांपल्स, की टर्म्स एंड थिंकर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के इंट्रोडक्शन देखते हैं कि देखो, जोसेफ पिसेटी ने सबसे पहले 1980 में डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, द मेजॉरिटी प्रिंसिपल इन रिपब्लिकन गवर्नमेंट बुक के थ्रू ये टर्म दिया था। इस मॉडल का सिंपल और सीधा मैसेज ये है कि डेमोक्रेसी सिर्फ वोटिंग सिस्टम नहीं, रीजनिंग सिस्टम भी है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि सही डिसीजन वही है जो सिर्फ नंबर्स पे नहीं, बल्कि पब्लिक रीजनिंग पे बेस्ड हो। किस पे बेस्ड हो? पब्लिक रीजनिंग पे। लोग अपने इंटरेस्ट को ओपनली डिस्कस करें, सबकी सुनवाई हो, और फिर एक कलेक्टिव समझदारी के साथ डिसीजन हो। एक एग्जांपल ले तो सोचो, एक टाउन हॉल मीटिंग हो रही है जिसमें स्कूल्स बनाने या हॉस्पिटल पे फंड देने का डिसीजन लेना है। लोग आपस में पब्लिक रीजनिंग करते हैं। किसी को हेल्थ जरूरी लगती है, किसी को एजुकेशन। जब तक सब अपने रीजन एक्सप्लेन नहीं करते, तब तक वोट नहीं होता है। यही है डेलिब्रेटिव अप्रोच, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का अप्रोच। अब इसके कुछ कोर प्रिंसिपल्स भी हैं जिनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट है आपका ओपन एंड इंक्लूसिव डिस्कशन। मतलब सभी लोग, चाहे जाति, किसी भी जाति, रिलीजन, क्लास, कुछ भी हो, किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, डिस्कशन में जो है शामिल हो सकते हैं। सबको बोलने का मौका मिलता ही है। उसके बाद है रेशनल डायलॉग्स अमंग इक्वल सिटीजन। मतलब हर सिटीजन को एक इक्वल पार्टिसिपेंट माना जाता है। लॉजिक ऑफ रीजनिंग पे बात होती है, ना कि इमोशंस या मसल पावर पे। उसके बाद थर्ड और इम्पोर्टेंट है कलेक्टिव डिसीजंस थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मतलब डिसीजन तभी लेजिट माना जाता है जब वो डिस्कशन, रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग के बाद हो, नॉट जस्ट अ मेजोरिटी रूल बट म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू। तो यूजीसी नेट सितंबर 2024 शिफ्ट 2 में एक क्वेश्चन आया था कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी गिव्स इंपॉर्टेंस टू इनफॉर्मल डिबेट, पब्लिक रीजन एंड इम्पार्शियल परस्यूट ऑफ ट्रुथ। ये ही 3 पॉइंट्स डायरेक्ट पेपर में पूछे गए थे। सो रट्टा नहीं, आपको कंसेप्ट समझना है, तो इसका आंसर डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी होगा। तो इस स्लाइड का समरी देखते हैं कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी कहती है डिस्कशन इज डेमोक्रेसी। जब तक लोग फ्रीली, इक्वली, रेशनली बात नहीं करते, तब तक कोई भी डिसीजन डेमोक्रेटिक होता नहीं है, चाहे वो वोट 99% भी क्यों ना। ठीक है। अब अब सवाल ये उठता है कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का थ्योरेटिकल बेस क्या है? किस सोच ने इस मॉडल को शेप दिया? तो डेविड हेल्ड का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये नाम आपको याद रखना है। डेविड हेल्ड ने कहा लिबरल डेमोक्रेसी में वोटिंग है, लेकिन सच्ची समझदारी और एंगेजमेंट बिल्कुल नहीं। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन डेप्थ और रीजनिंग की बहुत ज्यादा कमी है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी उन दोनों के बीच का ब्रिज बनाता है, जहां पार्टिसिपेशन भी हो और डीप डिस्कशन भी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डेलिब्रेटिव मॉडल्स वांट्स टू improve legitimacy of democratic decision, not just by counting votes but by ensuring that people actually understand, debate and agree। अब इसके कुछ कोर थ्योरेटिकल वैल्यूज भी हैं इस मॉडल के। पहला है रिस्पेक्ट। मतलब हर किसी की बात को वैल्यू देना, चाहे वो मेजोरिटी में हो या नहीं हो। तुम्हारे आइडियाज से मैं एग्री ना करूं, लेकिन तुम्हारे बोलने का अधिकार, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंसी। डिस्कशन और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस पब्लिक होना चाहिए, हिडन एजेंडाज नहीं। जैसे लोकसभा में लाइव डिबेट्स दिखते हैं ना, लोगों को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। उसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। मतलब जो लीडर्स डिसीजंस ले रहे हैं वो जवाबदेही हों। अगर वो लोगों की रीजनिंग इग्नोर करे तो उनसे सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है
द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ रीजन कम्युनिकेशन, मतलब जब लोग रीजनिंग और डायलॉग करते हैं तो उनका डिसीजन और थिंकिंग भी इवॉल्व करती है। अगर आप किसी और की बात ध्यान से सुनते हो तो शायद आप अपना व्यू पॉइंट भी सुधार लो। दैट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में क्वेश्चन आया था कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी प्रमोट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेंसस थ्रू डायलॉग। तो इसके की फोकस यही है, देखो, समझौता तभी माना जाता है जब सब लोग सच्चे दिल से डिस्कशन में शामिल हो। और एक क्वेश्चन यूजीसी नेट नवंबर 2017 में भी एक स्टेटमेंट आया था, डेलिब्रेटिव मॉडल रिफाइन लिबरल डेमोक्रेसी थ्रू डिस्कोर्स, यानी ये मॉडल लिबरल डेमोक्रेसी के फ्लॉज जैसे सिर्फ वोट काउंट करना को सुधारता है, रीजनिंग को ऐड करके। तो इस स्लाइड की समरी यही है कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, पब्लिक डायलॉग और डीप रीजनिंग। डेविड हेल्ड ने इस मॉडल को प्रपोज किया तो फिक्स दोज गैप्स टू लिबरल एंड पार्टिसिपेटरी मॉडल बिल्कुल छोड़ गए थे। डेमोक्रेसी तभी मीनिंगफुल है जब डिसीजन समझदारी भरे डिस्कशन से आए, नॉट जस्ट नंबर या स्लोगन से। आपको ये ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं कुछ मेजर थिंकर्स और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। दो बहुत ही पावरफुल थिंकर्स हुए थे। पहले थे जर्जन हेबर्मस। हेबर्मस जो थे, इनके कीवर्ड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हेबर्मस का फोटो भी दे रखा है। हेबर्मस ने ये कहा था कि अगर डेमोक्रेसी को लेजिटिमेट बनाना है तो सिर्फ मेजोरिटी वोट नहीं चलेगा, लोगों का रीजनिंग बेस्ड डायलॉग भी होना चाहिए। देखो, हेबर्मस को द इंटेलेक्चुअल बैकबोन ऑफ डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी माना जाता है। उनके कुछ कीवर्ड्स थे, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन, 1981 में लिखी गई थी। इन्होंने फोकस किया था कम्युनिकेशन का रोल सोसाइटी में रेशनल एग्रीमेंट बनाने में। जो कम्युनिकेशन का रोल है उस पे इन्होंने फोकस किया था। एक इनका वर्क था बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स, जो 1996 में लिखी गई थी। मतलब लॉज तभी वैलिड है जब वो रेशनल पब्लिक डिस्कशन से निकले हों। फिर उनका एक वर्क था टुवर्ड्स अ रेशनल सोसाइटी, मतलब पब्लिक डिस्कोर्स का पावर हाईलाइट किया रेशनल सोसाइटी बनाने के लिए। तो इनका कोर आइडिया क्या था? हैबर्मस का थ्योरी ये कहता है कि डेमोक्रेसी का मतलब रेशनल कम्युनिकेशन प्लस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। जब लोग फ्री और इक्वल होके रीजन डिस्कशन करते हैं तभी डेमोक्रेसी की डिसीजन लेजिट मानी जाती है। एक एग्जाम्पल लो कि लोकसभा या ग्राम सभा का डिस्कशन जिसमें फैक्ट्स और लॉजिक से बात हो, ना कि बस इमोशन या मेजोरिटी फोर्स से। तो ये भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। उसके बाद जोशुआ कोहेन, जो कि पब्लिक रीजन एज फाउंडेशन। कोहेन ने अपनी फेमस एसे डेलिब्रेशन एंड डेमोक्रेटिक लेक्टिमेसी 1989 में डिफाइन किया कि अ गुड डेमोक्रेसी इज वन वेयर फ्री एंड इक्वल सिटीजन यूज पब्लिक रीजन टू मेक कलेक्टिव डिसीजन। यानी सब लोग बराबरी से बात करें, प्लूरलिज्म हो, हर व्यू पॉइंट को जगह मिले, पब्लिक रीजन का यूज हो, सिर्फ ओपिनियन नहीं, रीजन जस्टिफिकेशन भी हो। इसीलिए यूजीसी नेट जून 2023 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया था, कोहेन का आइडिया पब्लिक रीजन अमंग फ्री एंड इक्वल मेंबर। तो याद रखो, डेलिब्रेशन का मतलब डिबेट डेलिब्रेशन नहीं, संवाद विद समझदारी होता है। तो व्हाट आर व्हाई आर दीज थिंकर्स इंपॉर्टेंट फॉर नेट? क्यों? क्योंकि हेबर्मस ने फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है, और कोहेन जो है पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जिन्होंने मॉडल को रियल वर्ल्ड डेमोक्रेसी के फ्रेमवर्क में फिट किया। पेपर सेकंड में ऐसे थिंकर से एमसीक्यूज बन सकते हैं। मैच thinkers with work, identify thinkers from code, whose theory talks about communicative action। तो आपको ये सब चीजें इसीलिए ध्यान रखनी है। उसके बाद जोशुआ कोहेंस ने डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को प्रैक्टिकली और एथिकली स्ट्रॉन्ग बनाया बाय लेइंग डाउन दीज कोर प्रिंसिपल्स। हर एक प्रिंसिपल का मतलब समझो और नेट पॉइंट ऑफ व्यू से याद भी करो। पहला उन्होंने दिया था पब्लिक रीजनिंग, मतलब डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट हु शाउट्स लाउडर, इट्स अबाउट टू रीजन बेटर। मतलब डिसीजन तभी सही है जब वो लॉजिकली पब्लिक डिस्कशन से आए, नॉट प्राइवेट इंटरेस्ट या ब्लाइंड वोटिंग से। इसीलिए याद रखना एग्जाम के लिए, पब्लिक रीजनिंग का मतलब सभी लोग अपने
व्यू पॉइंट लॉजिक के बेसिस पर अ, अपने व्यू पॉइंट्स लॉजिक के बेसिस पर रखते हैं जिसे सब सुन सकते हैं। दूसरा उन्होंने दिया था इक्वल पार्टिसिपेशन, मतलब ईच सिटीजन मस्ट हैव इक्वल वॉइस, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। मतलब नो डोमिनेशन बाय रिच पावर और एक्सपर्ट, हर सिटीजन चाहे गांव का हो या शहर का हो, पढ़े पढ़े लिखे हो या नहीं हो, डेलिब्रेशन में इक्वल हिस्सा वो ले सकता है। इसे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का एंगल भी मिलता है और कोहेन का जो फोकस है वो डायलॉग प्लस रीजन पे है। उसके बाद उन्होंने दिया लेक्टिमेसी, मतलब और डिसीजन इज लेक्टिमेट ओनली इफ इट कम्स थ्रू रीजन एंड इंक्लूसिव डिस्कशन। मेजोरिटी का वोट का मतलब सही डिसीजन नहीं होता अनलेस सभी लोगों को रीजनिंग का चांस मिला हो। कोहेंस ने ये कहा कि लेक्टिमेसी इक्वल्स टू प्रोसेस बेस्ड होना चाहिए, ना कि सिर्फ आउटकम बेस्ड। उसके बाद उन्होंने एक की फीचर दिया ऑटोनॉमी। डेमोक्रेसी ऑफ कोर्स हेल्प पीपल डेवलप एंड रिवाइज देयर ओन व्यूज थ्रू डायलॉग। तो डायलॉग सिर्फ डिसीजन लेने के लिए नहीं होता, लोगों को सेल्फ रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल थिंकिंग का चांस भी मिलता है। ये एस्पेक्ट डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी से भी कनेक्ट होता है। जेएस मिल वाली वाइब्स आपको पता होगी, तो जेएस मिल का वही डायलॉग है। उसके बाद कॉमन ग्राउंड, एम इज नॉट टू विन आर्ग्यूमेंट बट टू रिच कंसेंसस। तो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड नहीं है, इसका गोल है शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बनाना। प्रैक्टिकल एग्जांपल लें तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग, सभी व्यू पॉइंट को मिला एक कंसेंसस क्रिएट करना। लास्ट है एंटी मैनिपुलेशन, मतलब डेलिब्रेशन शुड रेजिस्ट इमोशनल अपील और इलाइट कंट्रोल। नो मैनिपुलेशन थ्रू मीडिया प्रोपोगंडा, इलाइट डोमिनेंस या फियर बेस्ड टैक्टिक्स। कोहेन के मॉडल में सिर्फ रीजन चलेगा, ना इमोशन, ना सेलिब्रिटी, ना मेजोरिटी का प्रेशर। तो आपको ध्यान रखना है ये सारे की फीचर्स एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस आ सकते हैं कुछ पीवाईक्यूज एक्सपेक्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कोहेंस डेलिबरेटिव मॉडल, या मैच द फॉलोइंग में आ गया, या कोड बेस्ड आ गया। ऐसा भी आ सकता है कि डेमोक्रेसी इज जस्टिफाइड बाय पब्लिक रीजन। तो ये किसने कहा? तो ये कोहेन्स ने कहा। तो आपको ये कोहेन वाली फीचर्स और कोहेन के बारे में ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अ, कुछ अदर की थिंकर्स भी थे जैसे कि एमी गुटमैन एंड डेनिस थॉमसन। इनका की वर्क था डेमोक्रेसी एंड डिसएग्रीमेंट 1996 में, और वाई डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी 2024 में। तो दीज टू थिंकर्स ने यही कहा कि डेलिब्रेशन इज नॉट जस्ट एन आइडियल, इट्स अ प्रैक्टिकल नेसेसिटी इन डाइवर्स सोसाइटी। डेमोक्रेसी सर्वाइव डिसएग्रीमेंट ओनली व्हेन पीपल एग्री टू डेलिब्रेट। इतनी सी बात उन्होंने कही थी, इतना ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। अकॉर्डिंग टू देम, moral disagreement is natural in democracy, but rather than ignoring or suppressing it, we should deliberate with reason and respect. इनके कुछ की कंट्रीब्यूशन थे, जैसे साइला बेन हबीब का एक की कंट्रीब्यूशन था। पहले इनकी की कंट्रीब्यूशन देखते हैं। इन्होंने जो है एम्फेसाइज रेसिप्रोसिटी, हर सिटीजन को अपना व्यू पॉइंट रखने का हक है बट विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट। प्रमोटेड पब्लिक जस्टिफिकेशन, जो भी पॉलिसी या लॉ हो उसका एक्सप्लेनेशन सबके लिए अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आए हु आर्ग्यू दैट डेलिब्रेशन ट्रांसफॉर्म डिसएग्रीमेंट इनटू डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ, तो गुटमैन एंड थॉम्स अप ही आपको टिक करके आना है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड थे साइला बेन हबीब, इनके भी कुछ दो की वर्क्स थे, सिचुएटिंग द सेल्फ और एक था डेमोक्रेसी एंड डिफरेंस। बेसिकली इनका कोर आइडिया ये था, बेन हबीब ने डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी को इंक्लूजन और जो है कल्चरल प्लूरलिज्म के लेंस से देखा। डेलिब्रेशन मस्ट इंक्लूड द वॉइसेस ऑफ दोज हु हैव बीन हिस्टोरिकल एक्सक्लूडेड। इन्होंने जो है डायलॉग रेसिप्रोसिटी को हाईलाइट किया, मतलब कि डेलिब्रेशन तभी जेन्युइन होता है जब सभी कम्युनिटीज, स्पेशली माइनॉरिटीज भी, वुमेन्स भी, माइग्रेंट्स भी, इन सब का इक्वल वॉइस हो। इनके की कंट्रीब्यूशंस थे जैसे कि इन्होंने combined Habermas communicative action with feminist and postmodern concern, believe that identity and difference must be a part of conversation, not ignored. तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कि वो emphasize the idea of inclusion and reciprocity in deliberative democracy। तो आंसर है साइला बेन हबीब। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
2 चीज़ें मैंने आपको बताई इसमें से। पहला बताया कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी मस्ट इंक्लूड दोज़ हू आइडेंटिटीज़ एंड हिस्ट्रीज़ डिफर, तो ये बेन हबीब ने कहा था। और डेलिब्रेशन एनहांस लेजिटिमेसी ओनली व्हेन ग्राउंडेड इन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, तो वो गुटमैन एंड थॉमसन ने कहा था। देखो, जैसे इंडिया का पंचायत राज सिस्टम, जहाँ एससी, एसटी, ओबीसी और वुमेन के लिए रिजर्व सीट हैं, अगर उनकी वॉइस डेलिब्रेशन में सच में इंक्लूड होती, तभी इंक्लूजन का रियल मीनिंग आता। ये बेन हबीब का पॉइंट है। बेन हबीब यही कहना चाहते हैं अपने अपने वर्क में। अब कुछ अदर की थिंकर्स भी थे, जैसे कि पहला है जॉन्स रॉल। रॉल्स कहते हैं कि इन प्लूरलिस्ट सोसाइटी democracy should be guided by public reason, that is reasoning that all citizens can endorse regardless of their private beliefs. His overlapping consensus idea is crucial. Different moral or religion groups can agree on political values even if they disagree on everything else. तो ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही ध्यान रखना है कि रॉल्स ने डेलिब्रेटिव लेक्टिमेसी को जस्टिस एज फेयरनेस के मॉडल से जो है इंटीग्रेट किया था। एक एग्जांपल देती हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट किसी सेक्युलर ग्राउंड पे होता है, जो सब समझ सके, दैट्स अ रॉल्सियन पब्लिक रीजन इन एक्शन। दूसरे थिंकर थे जेम्स बोहमैन। बोहमैन ने डेलिब्रेशन को बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेलिब्रेटिव सिस्टम कहा था। इन्होंने डेलिब्रेशन को माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो मतलब इंडिविजुअल लेवल, मैक्रो मतलब इंस्टीट्यूशन सिस्टम, दोनों में एक्सपेंड किया था। He emphasized pluralism, different forms of communication all count as a part of deliberation. Deliberation democracy must accommodate diverse forms of communication in complex society. तो ध्यान रखना, बोहमैन ने इन्होंने एक लिंक क्रिएट किया था डेलिब्रेशन और इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्सिटी के बीच। उसके बाद थे इरिस मैरियन यंग। इरिस मैरियन यंग ने, इनका एक फेमस वर्क है इंक्लूजन इंक्लूजन एंड डेमोक्रेसी 2000 में लिखा गया था। यंग ने डेलिब्रेशन को सोशल जस्टिस से जोड़ा, फोकसिंग ऑन हाउ पावर एंड एक्सक्लूजन अफेक्ट कम्युनिकेशन। और इन्होंने कम्युनिकेटिव डेमोक्रेसी को प्रमोट किया था, वेयर इवन स्टोरी टेलिंग, इमोशन, कल्चरल एक्सप्रेशन आर वैलिड फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल स्पीच। तो ध्यान रखना यंग के बारे में भी। क्वेश्चन आया था यूजीसी ने 2023 में कि यंग्स आइडियाज मैच करंट डिस्कोर्स ऑन इंटरसेक्शनलिटी एंड इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन। इनके आइडिया पे तो यंग वाला भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक थे मैंस ब्रिज। मैंस ब्रिज का एक फेमस वर्क है डेलिब्रेटिव सिस्टम, 2012 में लिखा गया था। मैंस ब्रिज एंड टीम आर्ग्यूड दैट डेलिब्रेशन डज नॉट ओनली हैपन इन वन स्पेस लाइक पार्लियामेंट, इट्स अ सिस्टम इवॉल्विंग मेनी लेयर्स, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक स्पेयर्स, सोशल मूवमेंट, मीडिया। तो बेसिकली इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव डेलिब्रेशन को इंट्रोड्यूस किया था कि लेजिटिमेसी अराइज फ्रॉम द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम, नॉट जस्ट अ वन आइडियल स्पेस। अगर एग्जांपल ले तो क्लाइमेट प्रोटेस्ट, एक्सपर्ट पैनल, पब्लिक हियरिंग, सब मिलके डेलिब्रेटिव सिस्टम बनाते हैं। तो ये इसीलिए आपको ध्यान रखना है। अब तो डेलिबरेटेड डेमोक्रेसी सिर्फ एक रूम में होती बात नहीं रही। इट्स अबाउट नेटवर्क्स ऑफ कन्वर्सेशन, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन एंड वॉइसेस ऑफ अनहियर्ड। दैट्स वेयर दीज थिंकर्स टेक द थ्योरी फर्दर। जितनी स्ट्रॉन्ग थ्योरी है उतनी ही डिबेट भी इस मॉडल पर। क्रिटिक्स कुछ सीरियस कंसर्न उठाते हैं। पहला कंसर्न है कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा जो है आइडियलिस्टिक था, टू आइडियलिस्टिक। Real world politics is messy. Deliberation assumes people will be rational, respectful and listen. रियलिटी क्या थी? दैट सोशल मीडिया फाइट्स होते थे, टीआरपी डिबेट्स होती थी एंड स्ट्रीट लेवल जो है पोलराइजेशन भी होता है। इस वजह से जो है ये बहुत ही ज़्यादा आइडियलिक है, ये क्रिटिक आर्ग्यू करते थे। स्पेशली इन डाइवर्स कंट्रीज, कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, जहाँ पे पावर इनइक्वालिटीज, पावर इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है? हर सिटीजन का वॉइस इक्वल होता ही नहीं है। कास्ट, क्लास, जेंडर, एजुकेशन सब इन्फ्लुएंस करते हैं हु गेट्स टू स्पीक एंड हु गेट्स हियर्ड।
उसके बाद आता है इमोशनल अपील। सब कुछ लॉजिक से नहीं चलता है, इमोशंस, पॉपुलिज्म, फियर एंड जो चरिश्मा भी जो है स्वे करते हैं डिसीजन, ये डेलिब्रेटिव आइडल्स को डिस्ट्रॉट कर देते हैं पूरी तरीके से। फिर आता है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। ग्रुप बेस्ड आइडेंटिटीज ऑफन डोमिनेट डिस्कोर्स, पुशिंग माई ग्रुप वर्सेस योर ग्रुप इंस्टेड ऑफ शेयरिंग रीजनिंग। तो ये जो है गुट बन जाते हैं और जो है ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, इसीलिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा क्रिटिक है। फिफ्थ है आपके अनइक्वल एक्सेस टू नॉलेज। अगर लोगों के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन, मीडिया लिटरेसी या डिजिटल एक्सेस ही नहीं है, तो फेयर डेलिब्रेशन कैसे होगा? इसीलिए क्रिटिक बेस्ड एमसीक्यूज या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं दैट डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी इज ब्लाइंड टू रियल वर्ल्ड इनइक्वालिटीज। ट्रू है या फॉल्स है, रीजनिंग बेस्ड एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं। तो डिस्पाइट सब लिमिटेशन, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी एक पावरफुल, नॉर्मेटिव और अ, एक बहुत ही पावरफुल और नॉर्मेटिव मॉडल है। डेमोक्रेसी शुड नॉट बी रिड्यूस्ड टू बैलेट बॉक्सेस एंड नंबर, इट मस्ट बी बिकमिंग अ लिविंग डायलॉग ग्राउंडेड इन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, रीजनिंग एंड इंक्लूजन। ये मॉडल हमें ये याद दिलाता है कि समाज सुधार सिर्फ पॉलिसीज से नहीं, बातचीत से भी होता है। वोटिंग के बाद भी डेमोक्रेसी जिंदा रहती है, डिबेट्स, डिस्कशन एंड जो है डिसेंट के जरिए। तो दोस्तों, डेमोक्रेसी सिर्फ एक प्रोसेस नहीं, एक प्रैक्टिस है। जब तक हम डायलॉग कर रहे हैं, डेमोक्रेसी भी सांस ले रही है। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी वोटिंग तक सीमित नहीं है। ये एक जिंदा बोलती हुई डेमोक्रेसी है जिसमें हर आवाज का मतलब है, लेकिन सिर्फ तब जब हम सोच समझकर बोलते हैं। हैबर्मस से लेके कोहेंस, रॉल से लेके यंग तक सबका कहना है ट्रू डेमोक्रेसी बिगिंस वेयर द डिबेट स्टार्ट, नाउ वेयर इट एंड्स। तो अगर आपको लगता है कि ये मॉडल आइडियलिस्टिक है, तो याद रखिए, हर आइडियल एक डायरेक्शन देता है। एग्जाम में आएगा मॉडल, थ्योरी, क्रिटिसिज्म, सब कुछ, और आप आंसर करोगे फुल कॉन्फिडेंस के साथ। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो, और मुझे बताओ के और किस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लेके आनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए डेमोक्रेसी को समझते रहो, एग्जाम के लिए पढ़ते रहो और नेट विद दीप के साथ जुड़े रहो।